नमस्कार साथियों, टारगेट सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो बिहार दरोगा का जो नया प्रैक्टिस सेट चालू हुआ है, टेस्ट सीरीज रोशन सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। तो उन्हीं के द्वारा जो ये टेस्ट सीरीज जो चालू हुआ है, तो उसी का आज हम लोग जो है डिस्कशन अपने से आंसर जो है देखने वाले हैं। और उसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, कितना भी प्रश्न आप अधिक बना मतलब कि टेस्ट लगा लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स को रिवाइज करते हुए नहीं चलेंगे। तो ये टेस्ट जितना भी होता है, ये सब रिवाइज करने के लिए ही होता है। तो ये जनरल स्टडीज टेस्ट है, तथा इसमें आप सभी जानते ही हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा और लोक सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी एवं अन्य सभी जो वनडे एग्जाम्स है, उसके लिए बहुत बेहतरीन ढंग से जो है कि इस प्रश्न को स्वयं रोशन आनंद सर जो है उनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये पहला ही टेस्ट है जो अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो सुबह में जो टेस्ट था तो उसी का, तो चलिए शुरू करते हैं इसी का डिस्कशन जो है कि देखते हैं प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं, इन प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा। इसमें बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो बताया जाएगा, तो वो आप ध्यान रखना है, उसको मतलब भूलना नहीं है, एकदम ध्यान देखते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखते रहना है। निम्नलिखित में से प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कर जो है कि ये नियत करता है, स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा। माने कौन सा ऐसा है जो स्वतंत्र है, आप इसकी सुरक्षा को जो है इस सुरक्षा करता है, तो कौन सा? तो देखिए कि शक्तियों का जो पृथक्करण है, शक्तियों का पृथक्करण की जो है कि स्वतंत्रता के सर्वोत्तम जो है सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि देखिए, शक्ति सेंट्रलाइज रहेगा तो आपका स्वतंत्रता नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मोदी जी प्रधान मिनिस्टर पीएम है, अब यही पूरा पावर देखेंगे, जो भी सब चीज़ का यही जुडिशरी भी इन्हीं के पास। ऐसे तो मैंने कहना तो नहीं चाहिए, सब कुछ यही है, लेकिन जितना भी सेंट्रलाइज रहेगा उतना स्वतंत्रता खत्म रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल कोई कितना स्वतंत्र होकर बात कर सकता है। अब हम यहाँ भी अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, सुरक्षा, सर्वोत्तम सुरक्षा है उदार लोकतंत्र में, उदार लोकतंत्र में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, तो इसके संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह जो है सही है। 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है 2015 से। ये ध्यान रखना है कि 2015 से मोदी जी जो है ना, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो है कि 125वें जयंती के शुभ अवसर पर इनको स्टार्ट जो है कि किए हैं। 125वें मतलब कि जन्मदिन पर इनका मतलब कि रेस्पेक्ट में 26 नवंबर को मनाया जाने लगा संविधान दिवस। पहले इसी को जो है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता था, कानून दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि 26 नवंबर जो है कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा है कि अंगीकृत किया गया था संविधान को, तो इसलिए कानून दिवस मनाया जाता था। लेकिन 2015 में क्या हुआ, 125वीं जयंती हुई, किन का? समझ रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो इसी की वजह से अब इसको नाम बदल के कर दिया गया संविधान दिवस। अब कोई पूछ देगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मतलब कि जन्मदिन बताइए, तो 14/4, ठीक है, 14/4/61, 1861 को इनका जो है कि जन्म हुआ था। 14/4/61 यानी 14 अप्रैल 1861 को इनका जन्म हुआ था, जो 125 जो वर्षगांठ था इनके जन्मदिन का। तो उसी पर इसको नाम चेंज कर दिया गया था। दूसरा कथन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई थी। गलत है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, अंगीकृत हो गया था, यानी कि पूरा काम खत्म हो गया था और उसको अंगीकृत कर लिया गया था। इनमें से कई भागों को जो है कि और अपना भी लिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो
इस तरह से जो हमारा इसका आंसर जो निकलता है कि पहला जो है कि सही है, दूसरा जो है गलत है। तो कथन एक और कथन दो सही है, कथन एक सही है किंतु आर गलत है, तो सी नंबर जो ऑप्शन होगा हमारा सही होगा। तो आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में की प्रस्तावना उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो क्रम देखना है। तो सबसे पहले तो ये भी जान लीजिए कि इस सब में इसको बहुत जो है कि बहुत ये जो एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न है, लगभग इसी से प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में आपको इससे मिलेंगे। किसी में आएगा कि न्याय कितने प्रकार के न्याय का बात किया गया है, समानता कितने प्रकार की बात किया है, कौन कौन से समानता की बात किया गया है। उसके बाद इसको सीरीज से समझाइए, मतलब कि बताइए सीक्वेंस में कि कौन सा पहले कहा गया है बाद में कहा गया है, अन्य बहुत सारी बातें प्रस्तावना से। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे कि प्रस्तावना एक बार हम लोग देखेंगे। तो प्रस्तावना देखते हैं। तो प्रस्तावना एक बार पूरा हम लोग विस्तार से इसको देखते हैं। हम्म तो देखिए, तो ये है भारत का संविधान का जो उद्देशिका जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। तो एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अगर याद कर सकते हैं तो एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे देख लीजिए कि न्याय कितना है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, यानी कि 3 न्याय है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और उसके बाद विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता जो है, 2 प्रकार की समानता के बारे में बात किया गया है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न है, समझ जाइए इसको, एकदम याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद देखिए कि प्रत्येक संविधान का जो प्रस्तावना है उसके बारे में बताया गया है। इसको संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य संकल्प जो मतलब कि जो 1930 में किया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो इसको पारित भी किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो उसमें भी इसके बारे में मतलब कि जितने भी लिया गया है उसी से लगभग लिया गया है कि जिस जिससे उन्होंने बताया था कि हाँ हमारा संविधान ऐसे बनेगा, उद्देश्य में उन्हें क्या था हमारा संविधान बनाने का, उसके हिसाब से। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि 3 प्रकार के न्याय को लेकर, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की जो है समानता का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगला में दिया गया है कि वास्तव में प्रस्तावना संविधान की कुंजी है तथा संविधान के सबसे श्रेष्ठ अंग है। जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव है, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों के आकांक्षाओं को बताती है। जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको याद ही रखना है। लगभग सभी प्रश्न मतलब कि जो एग्जाम्स होते हैं ना उस सब में ऐसे जो है प्रश्न आते ही हैं। तो बाकी सब तो आपको पता ही है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, ये भी प्रश्न आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि कोई बाहरी शक्ति नहीं है, भारत अपना स्वयं जो है कि डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ हम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ भी कोई भी अपना जो निर्णय है वो स्वतंत्र है। कि इस बार इसका जो है कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिला ट्रम्पा, जो है कि ट्रम्पा बाबा का कि हम लोग का जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट था तो वो अनाउंस कर दिए कि नहीं हम रुकवाए हैं, जबकि इस संपूर्ण संपन्न के विरुद्ध जाता है कि कोई दूसरा देश हमारा डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसी पर मोदी जी ने कहा कि नहीं कोई दूसरा नहीं है, ये सब हमारा आपसी मैटर है। ठीक है, तो ये अपना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, संविधान के जो है कि मूल में है कि संपूर्ण संपन्न, कोई दूसरा नहीं हमारा मतलब डिसाइड कर सकता है हमारे बारे में। समाजवादी का तात्पर्य है कि भूमि जमीन संपत्ति सब कुछ ये जो है किया जाएगा। तो ये जो है अलग से जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष सब 42 में जोड़ा गया था, 42वें संशोधन में 1976 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत में कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई धर्म नहीं है, पंथ मतलब होता है धर्म संप्रदाय, तो संप्रदाय निरपेक्ष होगा, इसका कोई धर्म नहीं है, सबका समान समर्थन मतलब कि करेगा। ठीक है,
तो और आगे देखते हैं कि लोकतंत्र से तात्पर्य हो ही गया कि चुनाव में चुनाव कराना है। गणराज्य से हो गया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके लिए वंशानुगत नहीं होगा कि उसका, जैसे कि अभी राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू है तो उनका बच्चा होगा, वैसे नहीं है वो, सब कुछ जो है निश्चित समय के लिए ही होगा। और प्रस्तावना के बारे में याद रखना है कि जो फर्स्ट जो हुआ था प्रस्तावना के बारे में कि क्या है, भाग है या नहीं है, संशोधन के संबंधित जुड़ा हुआ था। तो बेरूबाड़ी मामला 1960 में जो है, ये सब इम्पोर्टेंट मामला है, गोलकनाथ केशवानंद भारती। तो बेरूबाड़ी मामले में क्या क्या कहा गया था कि भाग नहीं है, संविधान का प्रस्तावना जो है भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ मामले में जो है कि गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने मत दिया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी है, इसको रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। कोई भी मतलब कि मान लीजिए कोई आर्टिकल में कोई दिक्कत है तो उसको समझने के लिए प्रस्तावना को जो है कुंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद केशवानंद भारती में जो है कि इसको चेंज कर दिया गया था ये मत को, ठीक है। तो अब इसमें संशोधन का अधिकार जो दे दिया गया था, किसको दे दिया गया था, संसद को। तो यही लेकर के जो इंदिरा गांधी है 42 में संशोधन कर दी थी, ठीक है। तो इमरजेंसी में संशोधन। तो उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम्म 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 ये हमारा क्लियर हो गया। तो कौन कौन सा था, सबसे पहले देख लेते हैं कि न्याय। हम्म हम्म कौन कौन सा हम लोग देखे थे जी। हम्म 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 हम्म। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा देखे थे कि न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, उसके बाद बंधुत्व। तो इसलिए हमारा पहला जो है 1 2 3 4, तो पहला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। सिक्किम राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित कौन सा है। 4 नंबर प्रश्न है कि सिक्किम के कौन सा संबंधित है। एक बार 1 सेकंड रुकिएगा, देख लेते हैं कि चालू है कि नहीं। हाँ चालू है। तो उसके बाद जो है कि 371 F जो है ये सिक्किम से संबंधित है। 371 F, एक बार स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं उसके बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, अब इसमें जो है कि दृष्टि का जो है लेख है इसी पर स्पेशल स्टेटस पे। तो एक बार इसको एकदम ग्लांस के तौर पे एक बार ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार प्रश्न आते हैं, बार बार गलती होते हैं। तो इस बार आजकल जो है बहुत कंपटीशन टफ है, इतना तैयारी नहीं करने के बाद कुछ होने जाने वाला नहीं। तो भारतीय संविधान के जो भाग है, 21 भाग में है, संविधान के भाग 21 में के तहत अनुच्छेद 371 जो है कुछ राज्यों को कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष शक्तियां, अस्थायी, अस्थायी से पता चल गया, ठीक है। इसको हटाया जा सकता है। संक्रमणशील या इसको परिवर्तन भी किया जा सकता है। विशेष स्पेशल स्टेटस दिया जाता है इसको। 26 जनवरी 1950 संविधान का हिस्सा है, 26 जनवरी से इसको लागू किया गया था। हालांकि अनुच्छेद 371 A से J को अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन के माध्यम से लाया गया था, ठीक है। संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया है। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें 12 राज्यों को जो है 12 अन्य राज्यों के साथ जो है कि अनुच्छेद 371 विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। इनमें से कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है कि राज्य हैं। तो एक बहुत ध्यान से याद रखना है, इसमें आ जाता है ऑप्शन में कि इनमें से किसे 371 के तहत सुरक्षा प्रदान है, मतलब कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट की लिस्ट में शामिल है। तो महाराष्ट्र शामिल है, गुजरात शामिल है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। बिहार और आंध्र प्रदेश जो है कि इसमें शामिल करने के लिए पहिए से कूद फान कर रहा है। आदमी कितना परेशान था, नहीं हुआ, ठीक है। इसको 371 के लिए जो केंद्र सरकार है मैनिफेस्टो में लाया था लद्दाख को 6 शेड्यूल में करने के लिए। आजकल जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है उन प्रोटेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर नहीं किया गया, फिर बहुत सारा हुआ। आपको अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो ध्यान ही होगा। 371 के तहत जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विकास बोर्डों की स्थापना किया गया था। जबकि 371 देखिए इसमें से मेन जानने वाला हम लोग का चीज है क्या,
371 ए जो है नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है। इसमें क्या है कि भूमिगत कानून ये जो है स्पेशल उसका रहेगा, इस सब में एकदम सेम टू सेम है। उसके बाद देखिए 371 बी जो है असम से संबंधित है, ए जो है नागालैंड से, बी असम से, सी जो है मणिपुर से। ठीक है, इसको 1972 में संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है 371 डी और ई जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जो है कि यूनिवर्सिटी में जो आपको क्या बोलते हैं उसको एक्ट जो पारित करने का लिए राज्यपाल के मतलब कि दिया गया है शक्ति, तो उसको किस में रखा गया है 371 डी और ई स्पेशल हो गया, क्योंकि इसमें केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए बात किया गया है। हम्म। उसके बाद देखिए कि 371 एफ जो है, अभी जो हमारा ये प्रश्न था 371 एफ, ये 371 एफ क्या है, सिक्किम से संबंधित है, ध्यान रखना है 371 एफ सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम के लोग को रीति रिवाज कानून अधिकारों को जो है संसद के द्वारा संरक्षण दिया गया है 371 में। जी जो है मिजोरम से, मिजोरम जी एफ सिक्किम। उसके बाद एच जो कानून व्यवस्था है अरुणाचल प्रदेश, एच अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और आई जो है गोवा से, गोवा आई। ठीक है। उसके बाद जे जो है हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के कल्याण, कर्नाटक विशेष दर्जा देता है हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र को। इसके लिए अलग विकास बोर्ड का स्थापना का प्रावधान है जे में। तो जे संबंधित है हैदराबाद से, आई संबंधित है गोवा से, एच संबंधित है कानून व्यवस्था मतलब के अरुणाचल प्रदेश से, जी संबंधित है मिजोरम से, एफ संबंधित है सिक्किम से, डी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। अब उसके बाद बचा ए और बी। तो ए और बी देखिए, ए बी और सी, तो सी हो गया मणिपुर से, बी हो गया असम से, ए हो गया नागालैंड से। ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, और डी ई आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, और उसके बाद जी मिजोरम, उसके बाद एच अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आई गोवा एवं जे हैदराबाद, कर्नाटक के क्षेत्र जो है कर्नाटक ही समझिए, कर्नाटक से। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो और प्रश्न है, अगला जो प्रश्न देखते हैं ये हमारा हो गया कौन सा, 371 एफ। सबको जान लिए ए जो था कहाँ से था, ध्यान आया, सी कहाँ से था, तो ये जो 71 स्टेटस है ये सौराष्ट्र। ठीक है, ये सौराष्ट्र को देता है, सौराष्ट्र कच्छ और सौराष्ट्र के। 371 ए जो है मिजोरम को देता है, बी जो था वो असम को दे रहा था, और सी सी कहाँ, लो फिर हम लोग भूल गए। सी 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 जो है मणिपुर, ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश, और एफ सिक्किम, जी मिजोरम, और एच अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का कि प्रश्न नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विकास के साथ किया गया समझौता। मैंने कहा था कि जितने स्टेटमेंट्स है वो बहुत वीवीए होते हैं, वो हर एक एग्जाम में एक एक आता ही है। तो ये जो कहा गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था। एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, अभी नया नया एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें अच्छी नहीं करना है, अब देखते रहना है। बेनिफिशियल देखना है कि कितना बेनिफिशियल है, ऐसे तो आंसर कोई बता देगा इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है केवल आंसर लगाने से। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, एक बार ध्यान रखना है, कोई भी एग्जाम नहीं जरूर देखना है। तो नहीं सुमेलित है, टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षकरण का होता है कि उसको दिखाइए बॉडी के साथ, कि जिसको आपने क्या करते हैं उसको अरेस्ट किए हैं उसके दिखाने के लिए। परमादेश है कि वी कमांड, कि जितने भी मतलब कि अपने आदेश देते हैं कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को आदेश देगा कि आप आगे इसको बढ़ाइए अगर कोर्ट नहीं हो रहा है तो। प्रतिषेध जो है कि ये प्रोहिबिट करता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस पे आप कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो लिखा है टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है, ये जो हमारा है गलत, टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। उसके बाद अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी, मैंने अगर का कोई आपने काम किया है तो ये बताइए कि किस अथॉरिटी पे आपने ये काम किया है, तो ये पूछ सकता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, मैंने हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को ये पूछ सकता है। ठीक। उसके बाद हमारा जो आंसर हो गया सी। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सही है, सही है, देखिए इधर सही लिखा हुआ है। इन्हें कोर्टों में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, सही है। इन्हें प्रत्येक स्थिति में नहीं दे सकते तो प्राथमिक दी जाती है, प्रत्येक स्थिति में
निर्देश प्रत्येक स्थिति में नहीं। उसके बाद इन अधिकारों से राष्ट्रपति का आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सभी को नहीं वंचित किया जा सकता है, ये तो गलत है। ये गलत है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये भी गलत है। इनमें से कुछ अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है। उसके बाद और जो देखते हैं कि इनका उल्लेख भाग 4 में है, गलत है, भाग 3 में है। ठीक है, तो इसके प्रश्न कौन सा हो गया? 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न का ये गलत हो गया, 4 5 नहीं होना चाहिए। 4 5 5 इसमें, 5 इसमें, तो एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन जो है हमारा सही हो गया कि इन्हें न्यायालय में चुनौती दी सकती है और इन्हें अधिकार राष्ट्रपति वंचित कर सकता है, एक 20 और 21 को छोड़कर, 21 को छोड़कर ये बाकी सबको वंचित कर सकता है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है नीचे दो कथनों में दिए गए हैं, जिनमें से मतलब कथन बताना है कौन सा सही है कौन गलत है। तो एक बार पढ़ लीजिए। हम्म तो नीचे दिए गए अभिकथन ए में संविधान संघ कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, सही है। पहले तो ये सही है। 54 के वो तेरी की जाएगा, कितना बड़ा हो गया, 54, आर्टिकल 54 से ये पहला सही हो गया कि शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा, ये भी इसी में है। लेकिन इसमें एक बताया गया है कि उसके सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है, लेकिन जो शक्ति का सब कुछ जो निहित होगा, स्टाम्प जो होगा, वो सब राष्ट्रपति पे होगा। तो दोनों ए और आर दोनों सही है। तो ए एवं आर दोनों सत्य है और ये व्याख्या भी करता है। दोनों में 8 का ए हो जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए कार्यपालिका की शक्ति किस में रहेगा? राष्ट्रपति में। तो काहे रहेगा? क्यों का आंसर ये दे रहा है कि नहीं, संवैधानिक प्रमुख होता है, तो आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। यही देखना है। देखिए क्यों का आंसर अगर दे रहा है तो इसका मतलब जो है कि वो व्याख्या सही से कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, सर्टिफाई नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध जो निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो सही बात है, मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके बाद मंत्री के समूहों के विरुद्ध निंदा निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, एकदम लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नहीं, केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं आता है, वो सभी के मतलब कि लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। देखिए पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर लाते हैं आप निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव थोड़ी हुआ, वो तो अविश्वास प्रस्ताव होगा। तो हमारा जो सही आंसर है सी, 9 का सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे प्रश्नों को। हम्म हम्म। अभी थोड़ी सी परेशानी हो रहा होगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, धीरे धीरे सब सेटल कर दिया जाएगा। एक दो बार एक्सपीरियंस हो जाएगा पढ़ाने का वीडियो तो। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी आगे रिफाइन रिफाइन जो कंटेंट है हम वैसे लाते रहेंगे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन जो है आर्टिकल 108 से संबंधित है। 108 जो है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, ये तो गलत बात है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी गलत बात है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल के लिए आता है। कोई भी ऐसा बिल जिस पे दोनों में डिबेट हो तो उसके लिए लाया जा सकता है। संविधान संशोधन संबंधित विधेयक पारित करने के लिए, तो ये भी गलत बात है कि संविधान संशोधन कैसे विधेयक पारित करने के लिए इसको लाया जा सकता है। नहीं, ऐसे कैसे लाया जा सकता है? इसमें केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए मतलब कि बताया गया है कि इसमें कौन से बिल लाया जा सकता है। एक ऐसे विधेयक को विचार के लिए जिनमें पारित करने में दोनों पर मतभेद हो, तो 4 जो है सही है। 4 जो है वो सही है। तो 4 जो है, 4 एकदम क्लियर दिख रहा है कि 4 जो है सही है। तो इसका मतलब डी, 10 का डी, 10 का डी। देखिए 108 जो संबंधित है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ मतलब कि क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, और उसके बाद 109 जो है, 109 किससे संबंधित है? तो ये परिभाषा से संबंधित है, मनी बिल के।
नहीं, प्रोसीजर से संबंधित है, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। यानी कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। उस पे राज्यसभा में भेजा जाएगा पारित करके, और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर आपको उस पे कुछ अगर अथी करना है, सुझाव देना है तो सुझाव दीजिए, अथवा इसे पारित माना जाएगा। और इसके बाद एक और प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति से इसे पहले से ही कंसेंट लिया जाएगा मनी बिल पे। अब मनी बिल का निर्धारण कौन करेगा, तो निर्धारण जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्धारण करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। अब मनी बिल का मतलब होता है अगर कोई कर लगाना है, कर हटाना है, मतलब पैसा अगर संचित निधि से निकालना है, पैसा से संबंधित जितना काम मनी बिल हो गया। अब इसका निर्धारण कौन करेगा, तो निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए विधि व्यवसाय किया हो, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कम से कम 3 वर्षों तक न्यायाधीश, 3 वर्षों तक नहीं, 5 वर्षों तक भारत के किसी राष्ट्रपति की राय में प्रापक विधिवेता हो, हाँ ये सही है। किसी व्यक्ति जो कम से कम 15 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा हो, न्यायिक पद पे नहीं, 15 वर्षों तक मान लीजिए हाई कोर्ट के अथी के लिए वकील के रूप में काम किया हो, अधिवक्ता के रूप में, ठीक है। उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो भी कंसेंट से, वो कंसेंट ऑफ मतलब कि हाई सुप्रीम कोर्ट के जज के कंसेंट से, जिसके लिए कॉलेजियम बनता है। एक बार इसको पूरा बढ़िया से देख लेते हैं, शायद इसके लिए हमने एक सर्च में रखा हुआ है। हम्म 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 तो ये देख लीजिए। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जज के पद की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के पास कुछ योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक कम से कम जज होना चाहिए, 5 वर्षों तक जज होना चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, ठीक है। और राष्ट्रपति के राय में अगर वो अच्छा अधिवक्ता भी, मतलब कि राष्ट्रपति समझता है कि मतलब कि विधि के बहुत बढ़िया है, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, एक बार इसको भी पूरा ग्लांस में देख लेते हैं, पूरा खत्म ही कर देते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष के लिए अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए उसको बीच में ही हटना है, तो अपने जज को, राष्ट्रपति को सीधे संबोधित हस्ताक्षर लिख के अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। 145 जो है महाभियोग लगाने के लिए, हटाने के लिए है। और कैसे हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को? तो पहला है कि सिद्ध कदाचार के, और दूसरा है असमर्थता, केवल दो ही के हटाया जा सकता है। इसमें प्रश्न बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे मतलब कि हटाया जा सकता है? तो कदाचार, सिद्ध कदाचार एवं दूसरा असमर्थता, ठीक है। और उसके बाद कैसे लाया जाएगा? हाई कोर्ट के जज को पद को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों कुल सदस्यों को बहुमत द्वारा, और सदन में उपस्थित मतदान करने वाले कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित होना चाहिए, तभी उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है कि ये हमारा प्रश्न का आंसर हो गया। कौन सा है? नहीं 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 है। राष्ट्रपति के राय में पारंगत हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, माने कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ राष्ट्रपति का कंसेंट रहना जरूरी है, मतलब कि उनसे सलाह लेना जरूरी है इस मैटर में। इसी के लिए जो है कि कॉलेजियम व्यवस्था चलता है, जिसमें 5 जज होते हैं, एक सीजेआई प्लस 4 और, नहीं, एक सीजेआई प्लस 5 और, मैंने 6 जजों का एक होता है, जिसके एन जैक आया था, एन जैक 2014, जिसे खारिज कर दिया गया था, मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसमें जो है कि कार्यपालिका के लोगों को भी डायरेक्ट एंट्री दी जा रही थी, जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ये शायद 100 था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न को, कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर एक बार ध्यान देना है कि सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। तो सही नहीं के पूछने के बारे में देखिए, यह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वह एक साधारण विधेयक, ये तो सही है कि वो मर्यादा बनाए रखता है। वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों संसदों के बीच गतिरोध हल होने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त
सत्र के आह्वान कर सकता है। देखिए, विधान परिषद में ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा में है, लेकिन विधान परिषद में लेके राज्यों के जो थी है माने असेंबलीज है, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है संयुक्त शब्द के लिए, ज्वाइंट सीटिंग के लिए। यह कोरम का अभाव में विधानसभा को रद्द कर सकता है या बैठक को स्थगित कर सकता है। हाँ, अगर 1/10 नहीं है तो उसको हटा सकता है। 1/10 कोरम यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है। हाँ, सही बात है, धन विधेयक है कि नहीं ये राज्यों में कौन तय करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष तय करेगा। और लोकसभा थी और सेंट्रल में कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ठीक है, हमारा निकल गया आंसर जो है 12 का बी। 12 का बी है। इसमें ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है राज्यों की विधानसभाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पीईएसए, जिसे कहा जाता है पेशा अधिनियम, पेशा शायद कहा जाता है, पीईएसए, पेशा कहा जाता है इसे, मतलब कि इसके बारे में बताना है। तो देखिए पेशा के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर किया जाएगा। एक बार पेशा, पेशा के बारे में, पेशा अधिनियम के बारे में, ये फिर दृष्टि द्वारा एक लिख दिया गया है, इसमें हम जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। इसका मूल्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय कानून एवं जनजातियों के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएंगे कि उनके पास कौन सी शक्ति है जो राज्यों के पास नहीं होगी, उनको दिया जाएगा। अब वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? तो 10 राज्यों में अधिनियम लागू होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, माने ऐसे राज्य जहाँ मतलब कि ST SC का जो शेड्यूल एरिया जो ज़्यादा है, तो उनके लिए ये पारित किया गया था। कब? दिसंबर 1996 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 1996 में ही दोनों सदनों से पारित हो गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रपति सहमति लाकर लागू कर दिया गया है इसमें 10 राज्यों को। इसका अन्य जो स्वशासन जो है कि प्रदान करना है, कहाँ किसको? जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना है तथा ग्राम सभा के सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना है। यानी कि मान लीजिए कोई भी जनजातीय जो क्षेत्र है, उसका मेन प्रमुख कौन होगा? तो उसके ग्राम सभा होगा। वहाँ की जो ग्राम सभा होगा, अगर वहाँ से कहेगा कि हमको यहाँ माइनिंग करवाना है, मिनरल माइनिंग, तो ही माइनिंग दिया जाएगा। लाइसेंस जो भी प्रदान करेगा वो ग्राम सभा ही प्रदान करेगा। देखिए सब दिखाया गया है, सब कुछ गरीबी गरीबी उन्मूलन के लिए संविधान भाग 9 के सब सब संशोधन जितने भी किए जाएंगे, सबको उसी के लिए, गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत से पूर्व सिफारिश लेना अनिवार्य है। यानी कि सिफारिश लेना जरूरी है। ये नहीं है कि अगर कोई क्षेत्र जो है पेशा के अंतर्गत है, आप उसमें जाकर माइनिंग करने लगिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। नहीं, वहाँ का जो है कि क्या बोलते हैं उसको, वहाँ के मतलब कि क्या बोलते हैं, ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उनसे आपको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कि हाँ यहाँ हम कर सकते, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसका आता है, इसका प्रश्न हम कितने बार मतलब कि देख चुके हैं, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। तो आम संसाधनों पर स्थानीय जनजाति समुदाय को अधिक अधिकार देता है पेशा, एक्सटेंशन। ठीक है, इसका आंसर हो गया है। अब बाकी देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति का दायरे को अधिक हस्तांतरण करता है। अधिक हस्तांतरण नहीं जी, एक्वायर करता है, देता है, हस्तांतरित नहीं करता है। 73वें संशोधन उपबंधों को अनुसूचित पर विस्तार देता है, नहीं, ये 73वें नहीं, 9 शेड्यूल को देता है। और उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए स्थानीय पंचायत को बेहतर नियंत्रण में लाता है। नियंत्रण में नहीं लाता है, नियंत्रण से बाहर करता है। ठीक है। ठीक। आगे देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न है। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें है कि लोकसभा की 543 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, मैंने SC के लिए 84, तो सही है। और ST के लिए मतलब कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 44, ये तो गलत है, 47 होगा जी। 40 से मतलब कि 47 सीटों का अनुसूचित आरक्षित है। किसी निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। हम्म। एक और दो तो सही है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोकसभा स्पीकर नहीं, लोकसभा स्पीकर नहीं, सॉरी, पहले को गलती है, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब केवल दो सही है।
तो पहला में तो तीनों सही है तो ये गलत हो गया, दूसरा में एक सही है ये गलत हो गया, तीसरा में कथन एक और तीन गलत है किंतु दो सही है, तो ये हो गया हमारा सी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। अब आगे देखते हैं कि जीवाणु कोशिका, ये साइंस आ गया, बायोलॉजी। हम्म। जीवाणु कोशिका जो है कि कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है जीवाणु कोशिका में? तो कोशिका झिल्ली जो है कि तो मनुष्य के मतलब के जंतु के जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है झिल्ली होता है, और जो पादप होता है उसका भित्ति होता है बाहर बाहर वाला। प्लाज्मा झिल्ली तो होगा नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, ग्लाइकोक्लाइसिस, ये जो है 15 का जो आंसर है ग्लाइकोक्लाइसिस, यही होगा। अब जीवाणु कोशिका के बारे में एक बार देख लेते हैं, सर्च से सर्फिंग करने के बाद हमें क्या मिला देख लेते हैं। हम्म। तो जीवाणु कोशिका स्ट्रक्चर देखिए एनसीईआरटी का जो है कि जीवाणु जो है, जीवाणु के बारे में एक बार जान लेते हैं कि जीवाणु जो है अत्यंत मोनेरा जगत का मतलब कि अंतर्गत आते हैं ये। और ये जो है एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव है, याद रखना है जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। ध्यान रखना है जीवाणु जो है एक कोशिकीय माने यूकैरियोटिक हो गया ना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक से। ये आकृति में गोलाकार, छड़ाकार, कोमाकार, सर्पिलाकार होते हैं। ठीक है, संरचना में देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है। कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो अभी हम लोग बात किए हम, इसमें कुछ कोशिका आवरण होता है जिससे में कैप्सूल में देखिए प्लाज्मिड प्लोज्मिड सब जितना भी होता है इसमें सब कुछ में देख लेंगे ये ध्यान से। और इसको फिब्री बोला जाता है, जो ये बाहर वाला संरचना है। उसके बाद राइबोसोम होता है, कोशिका द्रव होता है, कोशिका झिल्ली होता है, इसमें केंद्रकाव होता है, ये केंद्रकाव। इसके बाद एक बार इसको देख ही लेते हैं, देखिए केंद्रकाव होता है, और मिसोजोम इसको बोला जाता है। उसका प्लाज्मिड होता है। आ जाएगा ऑप्शन में इनमें से कौन सा जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, तो फिर उस टाइम समस्या हो जाएगा, इसलिए सबको एक बार देख लेना है। इसको प्लाज्मिड बोला जाता है, पोलिसोम बोला जाता है इसको। उसके बाद ये जो है दूसरा, पहला कैप्सूल के बाद वाला जो लेयर है वो जो है वो कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली है। पहले जो है कैप्सूल है, कैप्सूल जो बहुत सख्त होता है, उसके बाद जो है कोशिका भित्ति है, उसके बाद जो है कोशिका झिल्ली है, उसके बाद कोशिका द्रव्य है, उसके बाद फ्लैजेला है जो बाहर निकला हुआ पूंछ जैसा रहता है, फ्लैजेला बोला जाता है। अंतविष्ट पिंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब इसमें सेंट्रोइड नहीं होता, मैं केंद्रक इसमें नहीं होता है, डीएनए आरएनए इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। अब एक मिनट में देख लेते हैं। सही से जानना बहुत जरूरी है, बिना जाने करने पर बहुत समस्या हो जाएगा। कोई भी चीज हवा हवा पढ़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो हम लोग इसमें देख लिए कि कौन कौन सा मिसोजोम मिसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, पॉलीसोम होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है, प्लाज्मिड होता है, और रोमर और झालर होता है, कशकाविका होता है, अंतर्विष्ट पिंड होता है, इंक्लूजिंग बॉडीज, उसके बाद रोम होता है, न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रकाव। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम्म। तो हमारा आंसर जो हुआ ग्लाइकोक्लाइसिस, जिसको कैप्सूल बोला जाता है, कैप्सूल हिंदी में, इंग्लिश में ग्लाइकोक्लाइसिस। निम्नलिखित में कौन से पुष्पीय एवं बीज धारण करने वाले अर्थात फेनरोगैम्स पुनर्विद पुष्पोद्भिद है? तो देखिए पुष्प धारण करने वाले जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा पानी वाला, ब्रायोफाइटा उभयचर, टोरिडोफाइटा मतलब कि जिनमें नहीं लगता है, जिम्नोस्पर्म अर्थात पुष्पोद्भिद होता है जिम्नोस्पर्म में। तो आंसर हो गया 16 नंबर का ए। अब आगे देखते हैं कि सही कथन का चयन कीजिए। बैक्टीरिया में सूत्रकणिकाएं और केंद्रक पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में सूत्रकणिकाएं और मतलब पाया जाता है, ये तो गलत बात है। सूत्रकणिकाएं तो पाया जाता है लेकिन केंद्रक तो नहीं पाया जाता है। सूत्रकणिकाएं केंद्रक, ये तो गलत हो गया। दूसरा का है पशु कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये तो सही हो गया। लौकिक कोशिका में हरित लवक, राइबोसोम, केंद्रक उपस्थित रहते, केंद्रक तो होते हैं, राइबोसोम का माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
ये भी गलत हो गया। पादप कोशिका में सूत्रकणिकाएं एवं केंद्रक, अभी देखो ये गलती हो गया, सूत्रकणिकाएं एवं केंद्रक अनुपस्थित होते हैं जबकि उपस्थित होते हैं, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर 17 का जो हो गया बी। ध्यान में रखना है कि पादप कोशिकाओं में सूत्रकणिका केंद्रक और सब पादप का मतलब हो गया पेड़ पौधा वाला में जो प्रतियोगी में होता है, तो उसमें सब कुछ होता है। इसमें इसमें अंतर करने के लिए भी देता है कि कौन से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर विभिन्नता पाई जाती है। तो उसमें जो जंतु कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, और उसके बाद सूत्रकणिका उसको क्या बोला जाता है, पिगमेंटल मतलब कि हरित लौक नहीं पाया जाता है उसमें, मतलब कि जंतु कोशिका में। उसके बाद देखिए एडिनो वायरस, अगला जो प्रश्न है 19 नंबर। एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए, मतलब एडिनो, एडिनो का मतलब हुआ डुअल, तो डुअल मतलब क्या होगा, एकल दिया हुआ है तो एक तो पहला ही गलती हो गया। दूसरा देखते हैं रेट्रोवायरस द्वारा द्वितंतु संजीन जीव होते हैं, ये तो। और उसके बाद देखिए अगला क्या कर रहा है, दूसरा जो कथन है, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो इसका जो है कि 19 नंबर प्रश्न है, इसमें केवल जो दो है यही सही है। क्योंकि देखिए एड्स जो होता है रेट्रोवायरस के कारण होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो इसका नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसमें जो है रेट्रोवायरस के कारण होता है, जो कि द्वितंतुक होते हैं, और ये एडिनो वायरस भी द्वितंतुक होते हैं। तो 19 नंबर का आंसर हो गया केवल दो। तो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्नों पर। 20 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो नाव का चित्र या मॉडल के किससे प्राप्त हुए हैं। तो देखिए कालीबंगा और रोपड़, ऐसे नहीं होगा, ये तो कहाँ कहाँ राजस्थान स्थान पहुँचा दे रहा है जी। रोपड़ हो गया हरियाणा, कालीबंगा हो गया राजस्थान, हड़प्पा एवं कोटदीजगी नहीं, लोथल यहाँ से डायरेक्टली आंसर भी मार सकते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो में भी, मतलब नदी किनारे, उसके बाद गोदीवाड़ा जो मिला है, यानी कि डॉकयार्ड जो मिला है, डॉक कहाँ मिलेगा, डॉक कहाँ लगता है, तो डॉकयार्ड में ही लगेगा, तो लोथल हो गया आंसर सीधे सी, यानी भी इसका आंसर सी। तो तो चलिए पहला पार्ट जो हमारा है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मिलते हैं अगले इसी इसी मतलब कि सेट का जो अगला जो है, हम कुछ देर में उसे भी अपलोड किया जाएगा। तो चलिए धन्यवाद सभी को, टारगेट सर्च के साथ जुड़े रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में जरूर जुड़े रहिए। खुद सेट मारिए, अपने से भी एनालाइज कीजिए कि कौन सा आ रहा है, लेकिन जो है कि डिस्कशन जरूर देखिए, केवल आंसर लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर पढ़िएगा, फिर कुछ दिन में भूल जाइएगा, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।